हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके थे। तो उसी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, जिसमें टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सब के बारे में बताया। फिर उसके बाद हमने ये आपको ग्राफ समझाया था। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़े थे और डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। फिर ये कर्व बताया था। उसके बाद जो है हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बताए थे। फिर उसके बाद जो है किस तरीके से CO2 गैस जो है वो एक ट्रांसफ़र होती है एल्वेलाई से जो है ब्लड कैपिलरी में, फिर टिश्यू से जो है ब्लड कैपिलरी में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी हमारा जो रेस्पिरेशन है वो किस तरीके से रेगुलेट होता है, किस तरीके से जो है चलता है, किस तरीके से मतलब कंट्रोल किया जाता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए, जो रेस्पिरेशन है होता है वो दो चीज़ों से कंट्रोल होता है। एक को बोलते हैं हम न्यूरल कंट्रोल और दूसरे को बोलते हैं हम केमिकल कंट्रोल। एक क्या कहलाता है आपका न्यूरल कंट्रोल कहलाता है और दूसरा आपका कहलाता है केमिकल कंट्रोल। यानी कुछ रेस्पिरेशन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूरॉन्स से कंट्रोल होती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी केमिकल से कंट्रोल होती हैं। तो देख लेते हैं, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है और इसमें हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपका बना हुआ है। ये जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है, ये जो एरिया है इधर का ये कहलाता है पॉन्स एरिया, और उसके बाद उसके नीचे का ये एरिया कहलाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स एरिया दो एरियाज़ हैं जिसमें जो होता है न्यूरल कंट्रोल होता है हमारा। तो पॉन्स एरिया में जो दो सेंटर हैं, दो छोटे छोटे न्यूरो सेंटर्स हैं, उनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, एक को बोलते हैं आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एक क्या कहलाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहलाता है, और दूसरा कहलाता है एप्नियोस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एप्नियोस्टिक सेंटर ये किस एरिया में होता है, ये पॉन्स एरिया में होते हैं ब्रेन के, और ये क्या करते हैं, ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो है मेडुला ऑब्लांगेटा एरिया में है वो दो सेंटर्स हैं। तो एक को बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल मतलब पीछे, और एक और आपका जो है वो है आपका ये क्या कहते हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। एक है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा आपका कहलाता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो ये भी क्या है, ये दो सेंटर्स हैं। अब दोनों सेंटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखते हैं एक जो केमिकल कंट्रोल का सेंटर है वो आपके मेडुला रीजन में ही होता है। ये देखिए, मेडुला रीजन में केमो सेंसिटिव एरिया होता है जो केमिकल कंट्रोल होता है। ठीक है, और केमिकल कंट्रोल करने के लिए जो उसको रेगुलेट करता है, जो उसको मैसेज सेंड करता है, वो हार्ट करता है। तो अभी देखते हैं किस तरीके से होता है। तो देखिए, न्यूरल कंट्रोल में बात करते हैं तो ये लिखा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर इट कंट्रोल्स बोथ रेट एंड द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो क्या कंट्रोल करता है, एक तो आपकी रेट, किस तरीके से रेट एंड द पैटर्न ऑफ द ब्रीदिंग, यानी किस तरीके से आपको सांस लेना है वो कंट्रोल करता है, यानी कैसे आपका लंग्स चलेगा। और दूसरा जो है ब्रीदिंग के पैटर्न को जो कंट्रोल करता है, मतलब किस तरीके का आप सांस आएगा जाएगा। तो इस चीज़ का जो है कंट्रोल कौन करेगा, वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर करेगा। ठीक है, और रेट का मतलब है कि कितनी स्पीड से सांस लिया जाएगा, तो उसको जो है ये कंट्रोल करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। फिर कह रहा है इट ट्रांसमिट्स सिग्नल्स टू द रेस्पिरेटरी एरिया। ये क्या करता है, ये जो होता है रेस्पिरेटरी एरिया हमारा कौन सा है, तो रेस्पिरेटरी एरिया लंग्स है, डायाफ्राम है, और उसके आसपास की जो रिब्स हैं वो सब क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एरिया कहलाती है। तो वहाँ पर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। ठीक है, when this signal is strong, the inspiration lasts for a shorter duration and lungs are filled partially। कह रहे हैं कि अगर ये इसने सिग्नल स्ट्रांग भेजा
स्ट्रॉन्ग सिग्नल अगर इसने भेज दिया लंग्स एरिया में तो उस समय लंग्स बहुत तेज़ी से सांस लेने लगेगा, यानी बहुत तेज़ी से जो है इंस्पिरेशन करेंगे। इंस्पिरेशन मतलब सांस लेंगे, तो बहुत तेज़ी से सांस लेने लगेंगे तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। तो ये लिखा ना, रेट इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, तो उस समय क्या होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, जब जो है हम क्या करेंगे, ये जो है स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा तो उस समय जो है ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग वीक न्यूमोटैक्सिक सिग्नल द इंस्पिरेशन लास्ट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन रिजल्ट इनटू कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स। ठीक है, लेकिन अगर इसका जो है उसका सिग्नल वीक हुआ तो उस समय जो होगा ये जो आपका लंग्स होगा वो कम्प्लीटली फिल होगा। मतलब कम्प्लीटली फिल होने का मतलब है कि आराम आराम से सांस जाएगी। लेकिन अगर इसने सिग्नल स्ट्रॉन्ग सेंड किया तो उस समय क्या होगा, जो लंग्स होगा वो आपका हाफ फिल्ड रहेगा या पार्शियली फिल्ड रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ आयन मतलब होता है एसिडिटी, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज। अगर बॉडी में कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ गया या एसिडिटी बढ़ गई तो उस समय ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में। अब देखते हैं आगे एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर के बारे में देखते हैं तो क्या है, एपन्यूस्टिक सेंटर क्या कहता है, इट सेंड्स सिग्नल टू द डोर्सल ग्रुप इन द मेडुला टू डिले द स्विच ऑफ द इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है ना तो उसको डिले करता है। तो डिले कौन करवाता है, एपन्यूस्टिक सेंटर करवाता है। और ये किस एरिया में भेजता है मैसेज, तो ये मेडुला एरिया में जो है आपका मैसेज भेज के जो है स्विच ऑफ को डिले करवाता है। स्विच ऑफ का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से सांस आती है तो उसको रोकता है, उसको स्विच ऑफ करता है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या होता है, डॉर्सल मतलब पीछे, तो जो आपके मेडुला ऑब्लांगेटा के पीछे साइड में होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट इन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। द सिग्नल फ्रॉम दीज ग्रुप्स जनरेट द बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम। जो डॉर्सल ग्रुप होता है वो आपके बेसिक रेस्पिरेशन जो चल रही होती है, जो हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं, तो उसको हमेशा डॉर्सल ग्रुप कंट्रोल करता है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स क्या होते हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इट रिमेन्स इनएक्टिव एंड इवन डज नॉट प्ले रोल। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जब नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा होता है तो कभी भी ये एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, इनहेंस द रेस्पिरेटरी ड्राइव द रेस्पिरेटरी सिग्नल ऑफ दिस ग्रुप contributes to fulfill the demand of the regulation both inspiration and expiration। तो इन द इन्हांस्ड रेस्पिरेटरी ड्राइव, अगर क्या होता है कि जब बहुत तेज़ अगर सांस चलने लगे तो उस समय ये क्या करता है, उस समय ये जो है एक्टिव होता है और वो क्या करता है, रेस्पिरेशन और इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। यानी अगर तेज़ सांस चलने लगी तो उस समय कितना ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचना चाहिए, जल्दी पहुंचना चाहिए, तो उस चीज़ को हमेशा कौन करता है, वेंट्रल ग्रुप कंट्रोल करता है। और उससे पहले अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रही है तो वेंट्रल ग्रुप कोई काम नहीं करता, वेंट्रल ग्रुप उस समय इनएक्टिव रहता है। अब देखते हैं केमिकल कंट्रोल क्या होता है। तो देखिए, केमिकल कंट्रोल, अ केमोसेंसिटिव एरिया आर सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदमिक सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। कह रहे कि जो कीमोसेंसिटिव एरिया हमने बताया था, अभी देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया जो आपको बताया था। कीमोसेंसिटिव एरिया जो है वो क्या करता है, ये देखते हैं, ये कीमोसेंसिटिव एरिया आपको बताया था यहाँ पे, ये देखिए कीमोसेंसिटिव एरिया है। तो ये एरिया क्या करता है, ये एरिया हमेशा जो होता है वो क्या करेगा, केमिकल कंट्रोल को हमेशा मेंटेन करेगा। यानी अगर बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, कुछ ऐसा चेंज आता है जिसकी वजह से अगर कोई कंट्रोल करना होता है तो वो कीमोसेंसिटिव एरिया करता है। अब कैसे करता है, देखिए इससे हार्ट लिंक रहता है तो हार्ट इसमें ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो देखते हैं, कह रहे अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदमिक सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन। हमने बताया ना कि कोई अगर केमिकल चेंज हुआ तभी ये एरिया काम करेगा। तो अगर बॉडी में आपका CO2 बढ़ गया है या हाइड्रोजन आयंस बढ़ गया, हाइड्रोजन आयंस मतलब होता है कि एसिडिटी बढ़ गई है, तो समझ लो कि कीमोसेंसिटिव एरिया आपका केमिकल कंट्रोल के थ्रू काम करने लगेगा। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द एरोट्रिक आर्क and the carotid artery also can recognize change in CO2 and H+ concentration and send necessary signals to the rhythm center of for remedial एक्शंस। तो क्या करता है कि हमारी जो हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो एरोटिक आर्क होता है और कैरोटिड आर्टरी होती हैं वो हमेशा इसको डिस्चार्ज करती हैं, क्योंकि ब्लड हार्ट में जाता है तो हार्ट में हमारा सेंसर लगा होता है। ये क्या सेंसर लगा होता है,
कि वो ब्लड में CO2 के कंसंट्रेशन और H+ आयन के कंसंट्रेशन को हमेशा पकड़ लेती हैं। तो जैसे हमारी बॉडी में H+ कंसंट्रेशन बढ़ गया या CO2 की मात्रा बढ़ गई तो समझ लो कि हमारी बॉडी एसिडिक हो गई। तो वो हार्ट तुरंत जो है वहाँ पे उसकी आर्टरी में जो होता है कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, वो तुरंत जो है सिग्नल भेज देते हैं किसको, कीमो सेंसिटिव एरिया को। कीमो सेंसिटिव एरिया जैसे ही ये सिग्नल पाता है कि बॉडी में H+ कंसंट्रेशन बढ़ गया है, वैसे ही क्या करता है कि वो ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी ब्रीदिंग बढ़ने लगती है, यानी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि जनरल एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और जो 11th के एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नीट के लिए भी है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे कि इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही समझो जहरीली गैस है जो क्या करती है, ये तो एक तो कलरलेस होती है, दूसरा ऑर्डरलेस होती है, यानी ये आपको स्मेल नहीं इसका आएगा। दूसरी बात ये कलरलेस होती है, दिखाई नहीं देती है, और तीसरा जो है ये बहुत ही हल्की गैस होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये हमारे हेल्थ के लिए पॉइजनस होती है। क्यों पॉइजनस होती है? एक्चुअली में होता यह है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लेता है, और हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो कंबाइन होने की पावर होती है वो ऑक्सीजन के साथ होती है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को छोड़ देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब जब भी हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो वो ऑक्सीजन को तुरंत छोड़ देगा। ठीक है, ऑक्सीजन को जैसे छोड़ेगा, ठीक, ऑक्सीजन को जैसे छोड़ देगा फिर जो है वो तुरंत क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है Hb के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे Hb के साथ जुड़ेगा वैसे क्या हो जाएगा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती कहाँ से? जैसे आप अंगीठी जलाते हैं तो अंगीठी जब जलाते हैं तो उसमें जो उसका जो धुआं निकलता है वो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी बंद कमरे में, एकदम एयर टाइट कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड निकली तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से स्वीट डेथ होती है। आप सो गए और सोते ही रह जाओगे, उठ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, आराम से ये अपना काम तमाम कर जाएगी। इसीलिए कभी भी एयर टाइट कमरे में जो है या बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि इंसान की डेथ हो जाएगी, मर जाएगा, और इंसान को पता भी नहीं चलेगा क्यों मर गया, कुछ भी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है ऑक्सीजन को हटा देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलेशन एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, अब अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, ऊंचाई पे चले गए, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है ऐसा? तो देखिए, एट हाई एल्टीट्यूड द कंपोजिशन of air remains almost the same as the sea level, but the density of air gradually decreases while ascending up the mountain. The one inspiration thin air one inspires thin air getting a less oxygen, less CO2 level in the blood result the hypoxia। ठीक है, तो होता है क्या है कि अगर आप बहुत ऊंचाई माउंटेन पे चले गए तो वहाँ पे एयर कम नहीं होती है, लेकिन जो एयर की जो डेंसिटी होती है ना वो कम हो जाती है। इसको यूँ समझ लो कि अगर 1 गिलास दूध है तो 1 गिलास दूध अगर 1 गिलास में देंगे तो आप आराम से पी लेंगे, लेकिन अगर उसी 1 गिलास दूध को एक बाल्टी में घोल दीजिए तो भी वो 1 गिलास दूध है, लेकिन वो पूरी बाल्टी में घुला हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अब पूरे बाल्टी का जब पियोगे तब 1 गिलास दूध मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, जो बाल्टी में दूध डाला तो वहाँ पे जो दूध की डेंसिटी हो गई वो कम हो गई, यानी उसमें पानी में ऐड हो गया। तो जब माउंटेन पे जाते हैं तो कंपोजिशन सेम रहता है, सभी गैसेस रहती हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे डेंसिटी कम होता है। अब डेंसिटी कम होने की वजह से ये होगा कि जो एयर है उसको जब आप इंस्पायर करोगे तो उतनी एयर जाएगी नहीं लंग्स के अंदर जितनी चाहिए, जितने प्रेशर से जाना चाहिए, जितने अमाउंट में जाना चाहिए वो जाएगी नहीं। तो जब जाएगी नहीं तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को मिल नहीं पाएगा, आरबीसी को मिल नहीं पाएगा, तो ब्लड में सप्लाई, ब्लड जो है उसको ले नहीं जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में एक डिसीज़ होती है जिसको बोलते हैं हाइपॉक्सिया। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपॉक्सिया डिसीज़ जो होती है वो हाई एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे, पर्वत पे, कहीं जब ऊंची जगह पे जाओगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, और वो सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ
ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है, ऑक्सीजन में उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, इस वजह से होता है, एयर इनहेल नहीं कर पाते हैं, तो हमें जो डिसीज़ होती है वो होती है हाइपोक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैड कोल्ड। देखिए बैड कोल्ड क्या होता है, बैड कोल्ड वही होता है जो हमको ठंडक के दिनों में होता है, मतलब जुकाम खांसी ये सब जो चीज़ें हो जाती हैं, जो ठंडक लग जाती है, इसको बोलते हैं बैड कोल्ड, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मल जुकाम होता है उसी को बोलते हैं बैड कोल्ड होता है। तो इसमें कुछ माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको खांसी जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा आपका जो ट्रैकिया होता है उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको खांसी जुकाम होता है और खूब आप छींके मारते हैं। तो डिसीज कॉजिंग द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द एयर अटैक टू द रेस्पिरेटरी प्रोड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज इंक्रीज इन सिक्रेशन, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जो आपका रेस्पिरेटरी एरिया है उसमें क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है। तो बॉडी उस एरिया में देखिए कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो म्यूकस निकलेगा, चिपचिपा निकलेगा, ठीक है। तो जैसे आपको जुकाम खांसी होता है वैसे बलगम निकलना शुरू हो जाता है, आपको वो क्या होता है, म्यूकस होता है, वो बॉडी म्यूकस निकालती है, तो तुरंत जो है आपको क्या होता है, बलगम बनने लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होता है, किसकी वजह से होता है, बैड कोल्ड की वजह से होता है। लैरिंजाइटिस इज इन द लैरिंग्स कॉज द हॉर्स वॉइस एंड डिफ़िकल्टी इन द स्पीकिंग, ठीक है। देखिए लैरिंजाइटिस क्या होता है, लैरिंजाइटिस कुछ नहीं होता है, लैरिंग्स जो होता है ना उसमें हमने बताया था कि एक साउंड बॉक्स होता है, तो वो साउंड बॉक्स जिसकी वजह से आप बोलते हैं, तो वो साउंड बॉक्स जो है वो क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो थोड़ा सा साउंड बॉक्स जो होता है अपना शेप बदल लेती है, या कह लो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है शेप में, तो इस वजह से उसमें हॉर्स साउंड निकलता है। हॉर्स साउंड का मतलब होता है बहुत मोटी आवाज़ निकलती है, या कहते हैं कि गला बैठ गया। तो जब भी जुकाम होता है, जब भी इस तरीके की चीज़ें होती है तो आपका गला बैठ जाता है, तो उसी को बोलते हैं हॉर्स वॉइस, ठीक है। फिर एक होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस देखिए कुछ नहीं होता है, ब्रोंकाइटिस जो होता है वो बॉडी में अगर परमानेंट इन्फेक्शन बना रहा है या परमानेंट ऐसी चीज़ें हो जाए तो उसे बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो आपकी जो ट्रैकिया है उसमें अगर इन्फेक्शन परमानेंट बन जाए और स्वेलिंग बनी रहे तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस होता है। ब्रोंकाइटिस जो होता है, जिसको होता है तो वो बड़ी दिक्कत होती है सांस लेने में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है उसके ट्रैकिया रीजन में, जो ट्रैकिया होता है, ब्रोंक्यूल्स जो होती है उसमें क्या होती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, तो सांस अंदर जा नहीं पाती है, और अगर आती है या सांस निकलती भी है, एयर निकलती भी है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक है। फिर इम्फेसिमा क्या होता है, या इम्फेसाइमा क्या होता है, द एयर pollutants that cause chronic bronchitis may break down the alveoli of the lungs, reducing the surface area for gas exchange, ठीक है। देखिए जो एम्फाइसेमा जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके का एम्फाइसेमा लिखा हुआ है, तो एम्फाइसेमा जो है वो क्या है, वो एक तरीके से क्रोनिक जो होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। मतलब ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन होता है, एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो वो क्रोनिक होता है, मतलब लंबे समय तक रहता है, ठीक है। तो वो जो है वो क्या करता है, वो आपके लंग्स में जो होता है वो एल्वेलाई की एरिया को रिड्यूस कर देता है। यानी जो एल्वेलाई होता है ना, ये एल्वेलाई इस तरीके का होता है, तो इसकी एरिया को क्या करता है, रिड्यूस करता है, यानी जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है ना इसको कम कर देता है, ठीक है। तो जब इसकी एरिया को कम कर देता है तो यहाँ पे कहते हैं एयर का गैस एक्सचेंज जल्दी नहीं हो पाता है, तो इसको बोलते हैं आपको इम्फाइसेमा, ठीक है। फिर देखिए ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, इट इज़ एन एलर्जिक अटैक ऑफ द ब्रीथलेसनेस एसोसिएटेड विद द ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड द स्पैम्स ऑफ द स्मूथ मसल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉजिंग डिफ़िकल्टी coughing, difficult breathing and wheezing. Patient has trouble in exhaling, ठीक है। तो देखिए ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा कुछ नहीं होता है, जैसे कुछ ये एक एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक अटैक होता है। एलर्जिक अटैक का मतलब है जैसे किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, इस तरीके से किसी को किसी स्मेल से एलर्जी है। तो वो जो एलर्जी होती है वो जब अगर जैसे मान लें किसी को डस्ट से एलर्जी है, तो जब भी वो डस्ट में जाएगा तो
वो जो होगा उसकी जो ट्रैकिया होगी और जो उसके ब्रोंकस होगा उस एरिया में तुरंत स्वेलिंग आ जाएगी और उसको क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। और जब तक वो डस्ट में नहीं जाएगा तब तक वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। यानी जब जिस चीज़ से उसको इन्फेक्शन, जिस चीज़ से उसको प्रॉब्लम होती है, अगर उस एरिया में गया तो उसको जो होगा वो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और उसकी जो ब्रोंकी होगी और जो ब्रोंक्यूल्स होंगे उसमें क्या आ जाएगा, आपका स्वेलिंग आ जाएगा। इस वजह से क्या होगा, उससे सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इसको बोलेंगे ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकाइटिस बता ही चुके हैं, परमानेंट स्वेलिंग इन द ब्रोंकी होता है। इसको बोलते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। एक्यूट का मतलब होता है कम समय तक रहता है और ब्रोंकिट और जो होता है क्रोनिक मतलब होता है लंबे समय तक रहता है, ठीक है। जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किसकी वजह से होता है, जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए टोबैको स्मोकिंग करने वालों से जो करते हैं उनको हो जाता है, ठीक है। या फिर जो है एयर पोल्यूटेंट की वजह से हो जाता है, जो बहुत लंबे समय तक एयर पोल्यूशन में रहता है उनको जो होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए डायस्पेनिया क्या है। डायस्पेनिया क्या होता है, हंगर ऑफ एयर। यानी अगर जो होता है डायस्पेनिया एक तरीके का डिसीज़ होता है जिसमें क्या होता है कि एयर जो होता है मतलब सांस लेना, हंगर ऑफ एयर का मतलब होता है कि जो होता है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है। यानी एयर जो होता है मतलब सांस जल्दी जल्दी आने लगती है, यानी सांस रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है और जो होता है एयर जल्दी सप्लाई नहीं होती, तो उसको बोलते हैं डायस्पेनिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निमोनिया। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो ये जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है, जो एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है। निमोनिया इज इन्फ्लेमेशन कंडीशन ऑफ द लंग्स प्राइमरी अफेक्टिंग द एल्वेलाई। तो याद रखना कि निमोनिया में एल्वेलाई हमेशा इन्फेक्ट हो जाती है। देखिए कुछ नहीं होता है, जो एल्वेलाई होती है हमारी इस तरीके से, जो एल्वेलाई होती है इस तरीके से रहती है ऐसे गुच्छे जैसा, तो इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इसमें, ठीक, तो ये क्या करते हैं, जब यहाँ पे जैसा होता है तो इसकी सरफेस को क्या करते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, इस वाले एरिया में स्वेलिंग आ जाती है इस तरीके से। जब स्वेलिंग आ जाती है तो स्वेलिंग आने की वजह से ये होता है कि इसमें म्यूकस निकलने लगते हैं। म्यूकस समझ रहे हो, चिपचिपा पदार्थ, तो म्यूकस निकलने लगते हैं और ये पूरा वो एल्वेलाई जो होती है वो भर जाती है। क्या होती है, पूरी एल्वेलाई जो होती है वो इस तरीके से पूरा एल्वेलाई जो होता है भर जाता है, ठीक है। तो पूरी एल्वेलाई जो होती है वो ऐसे भर जाती है म्यूकस से। तो जब म्यूकस से भर जाती है तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि अब एयर अगर बाहर से आई तो इस एरिया में म्यूकस भरा रहता है। इस एरिया में फिर से बना के दिखाते हैं, इस एरिया में आपका म्यूकस भरा रहता है। इस वजह से इस एरिया में म्यूकस भरा रहता है, तो अगर एयर बाहर से आई भी तो एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूकस भर गया है। तो इसको बोलते हैं निमोनिया। क्या बोलते हैं? निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों में बहुत होता है और बूढ़ों में बहुत होता है, ठीक है। यंग्स में कम होता है लेकिन बच्चों और बूढ़ों में ज़्यादा होता है। देखिए लंग कैंसर की बात करते हैं। लंग कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लंग कैंसर के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए लंग कैंसर होता क्या है, जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग जो है स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनके लंग्स में जो होता है वो हमेशा जो है, जो लंग्स है वो क्या है कि उनके लंग्स में वो चीज़ें जाके इकट्ठी हो जाती हैं। क्या इकट्ठी हो जाती हैं? जो आपका ये क्या बोलते हैं, एक कंपाउंड है कार्सिनोजन। देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड है कार्सिनोजन। ये क्या होता है, ये उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। कार्सिनोजन याद रखो। कार्सिनोजन जो होता है ये क्या करता है, लंग्स में जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर ये क्या करता है, जो ह्यूमन डीएनए होता है, ह्यूमन बॉडी का डीएनए होता है, इस डीएनए के रेप्लिकेशन को चेंज कर देता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन कहलाता है। तो जब डीएनए बन रहा होता है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए सेल का डीएनए बनना होता है, तो ये क्या करता है, उसके डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देता है, ठीक। अब जब डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया तो होगा ये कि जब डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया तो हम जानते हैं कि जब एक सेल बनती है तो दूसरे सेल को कंट्रोल करती है। जब एक सेल बनती है तो वो दूसरे सेल को हमेशा कंट्रोल करती है। जो पेरेंट सेल होती है वो जो दूसरे सेल को बनाती है, मान लिया 2 सेल बनाई, तो इन दोनों को हमेशा कंट्रोल करेगी। इन दोनों को क्या करेगी, हमेशा कंट्रोल करेगी। लेकिन जब वो उस कार्सिनोजन ने इस सेल के डीएनए को बना दिया, इस सेल के डीएनए को में चेंजेस कर दिए, तो ये जो सेल बनी, ये सेल जो है इसके डीएनए अदर सेल के डीएनए से मैच नहीं करता है।
तो जब ये अदर सेल के डीएनए से मैच नहीं करता है तो क्या होता है कि ये जो होता है ये नंबर ऑफ सेल्स बनाने लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीछे वाला सेल जो होता है वो कंट्रोल नहीं करता है। ये वाली सेल जो पेरेंट सेल है ये कंट्रोल नहीं करती, तो ये क्या होता है, जब कंट्रोल नहीं करती तो ये बहुत सारी सेल डिवीज़न कर लेता है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स बनाने लगती है नंबर ऑफ बल्क में। तो ये जो सेल्स बनती हैं, बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। ये सेल्स क्या होती है, इन सेल को कोई नहीं पहचानता, जो आसपास की जितनी भी जो सेल्स होती है उनको कोई पहचानता ही नहीं है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ बने, कोई भी सेल इसको नहीं पहचानती। तो ये क्या करती है, धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा बल्क में बन जाती है और ये क्या करती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। सॉलिडिफाई का मतलब होता है ये फाइबर बना लेती है, ठीक है। और ये क्या करती है, दूसरे सेल के जितने भी फूड होता है सबको खा जाती हैं, जितना भी खाना आता है वो सब खाती रहती हैं और खुद जो है खूब ज़्यादा संख्या में बना लेती हैं, अपने नंबर इंक्रीज़ कर लेती हैं। अब ये सवाल उठता है कि अगर इस सेल को नहीं पहचानती अदर सेल्स तो क्या इसको WBC क्यों नहीं मार देती है। WBC तो जानती है कि अगर कोई बाहरी आया और कोई जो सेल इसको नहीं पहचानती बॉडी तो मार देना चाहिए। तो ऐसा WBC नहीं कर पाती हैं, इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि WBC इस सेल के अंदर जो डीएनए है वो सेम वैसा ही डीएनए है जैसा कि अदर सेल के पास है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज है। इस वजह से WBC से पहचान नहीं पाती है कि ये बहरूपिया बन गया है, यानी ये दूसरी सेल बन गई है। इसलिए WBC कभी भी अपने अंदर एंटीबॉडी बनाती ही नहीं है इसको किल करने के लिए। अब ये जब सेल क्या होती है, ये सॉलिडिफाई होकर एक जो होता है एक जगह में एक स्टोर हो जाती है, या यूँ कह लो कि लंग्स के एक एरिया को ये सॉलिडिफाई कर देती है, लंग्स के एक एरिया को स्पॉटेड कर देती हैं। तो जब इसको स्पॉटेड कर देती, जैसे मान लिया ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, तो इस एरिया में मान लिया ये इकट्ठा हो गई इस एरिया में। अब ये हो गया कैंसर का मतलब है कि अब ये एरिया हो गया सॉलिडिफाई, यहाँ पे एयर का एक्सचेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और ये धीरे धीरे एकदम सख्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लंग कैंसर, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस से जो होता है वो क्या कहते हैं, कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है, शायद कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है लंग कैंसर में। तो उसकी रेज से जो होता है इस एरिया के सेल को किल किया जाता है ताकि यहाँ पे नए सेल्स बन सकें। तो ये चीज़ें जो है इसमें क्या है, आपका लंग कैंसर कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है कि इसमें देख लेते हैं, जैसे लिखा स्मोक कार्सिनोजन है, एंटर टू द डीएनए सेल्स चेंज द डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। न्यू टाइप ऑफ सेल डिवीजन शॉर्ट एंड फॉर्म न्यू टाइप ऑफ, देखिए न्यू टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्टार्ट्स, ठीक है, नए तरीके का सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है एंड फॉर्म्ड न्यू टाइप ऑफ सेल्स इन अ लंग्स, नए टाइप का सेल बन जाता है। व्हेन न्यू सेल्स फॉर्म प्रीवियस सेल कंट्रोल कंट्रोल इट बट दीज सेल्स कैन नॉट कंट्रोल बाय एनी सेल, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी कोई नई सेल बनती है तो पुरानी सेल उसको कंट्रोल करती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ये बनती है तो पुरानी सेल इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर में रेप्लिकेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न कर लेती हैं। WBC कैन नॉट किल बिकॉज द सेल्स हैव द सेम DNA लाइक द अदर सेल्स। अब WBC से नहीं मार पाती क्योंकि इसका भी DNA वैसा ही होता है जैसे अदर सेल का होता है, तो WBC से पहचान नहीं पाती कि यह दूसरी सेल है। दिस सेल्स मेक अ ट्यूमर, तो ये एक तरीके का ट्यूमर बना लेती हैं, ठीक है। दिस ट्यूमर किल्स अदर सेल्स एंड ईट ऑल द फूड्स ऑफ द सेल। ये ट्यूमर क्या करती है, ये दूसरे सेल्स को मारना शुरू कर देती हैं जो अच्छी सेल्स होती हैं, और उनके फूड को, जो भी उनका फूड होता है वो खा लेती हैं, यानी खुद इंगल्फ करती चली जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ट्यूमर बढ़ता रहता है। अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यानी जो होता है इसको तपेदिक बोलते हैं, यक्ष्मा बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं और बहुत सारे हैं, ठीक है इसके नाम। तो ट्यूबरक्लोसिस या TB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए ये जो फैलता है ये किसकी वजह से फैलता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से फैलता है। देखिए ये डिसीज़ जो होती है किसकी वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। दिस बैक्टीरिया सेटल इन द लंग्स एट द डिफरेंट प्लेस एंड कन्वर्ट द नॉर्मल टिश्यू इनटू द फाइब्रस टिश्यू। ये क्या करते हैं, देखिए ये टिश्यू जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, ये क्या होता है, ये आपके सॉइल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अगर सॉइल में ये टिश्यू, ये जो होती है बैक्टीरिया पाया जाता है। तो अगर कोई गंदा पानी या बहुत दिन का पानी या इस तरीके की जो मिट्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं अगर उसने खा लिया तो हो सकता है कि उसको TB हो जाए, ठीक है। और TB क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज है, ये दूसरे को भी हो जाता है अगर एक को है तो। दिस बैक्टीरिया सेटल इन द लंग्स टू डिफ्रेंशिएट प्लेस एंड कन्वर्ट अ नॉर्मल टिश्यू इनटू द फाइब्रस टिश्यू। ये कुछ नहीं करते, ये जो बैक्टीरिया जाता है आपके सेल लंग्स के अंदर, तो ये लंग्स के अंदर जो बैक्टीरिया जाता है, ठीक है, लंग्स के अंदर जो बैक्टीरिया जाता है तो ये क्या करता है, वहाँ के सेल को सॉलिडिफाई कर देता है,
फाइब्रस का मतलब होता है कि उसको फाइबर बना देता है। फाइबर का मतलब होता है कि वो जो होता है उस, जैसे मान लिया यहाँ पे गया तो इस एरिया को सॉलिडिफाई कर देगा। फाइबर का मतलब सॉलिडिफाई कर देगा, जैसे कि लंग्स में होता था, जैसे लंग कैंसर में होता था, तो इसको सॉलिडिफाई कर देता है। अब इस एरिया में क्या होता है कि इस एरिया में जो है वो आपका रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। इस एरिया में क्या होता है, रेस्पिरेशन नहीं हो पाता और इस एरिया में म्यूकस बनने लगता है, ठीक है। इसलिए जिसको टीबी होता है बलगम आने लगता है। Since the respiratory surface is decreased, the difficulty in the breathing and is also experienced. अब क्या होता है, देखिए जिस एरिया में सॉलिडिफाई कर दे उस एरिया में गैस का एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा कि सरफेस एरिया कम हो जाएगा, यानी जितनी गैसेस एक्सचेंज हो रही थी तो इस एरिया की अल्वेलाई क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो क्या होगा कि जो होगा, जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा, यानी एक्सचेंज होने के लिए सरफेस एरिया जो बना हुआ है वो कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी। इसका इलाज जो होता है, उसका इलाज होता है डॉट्स। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी होती है, ठीक है। तो जिसका यूज़ किया जाता है वो डॉट्स का इलाज किया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी होती है जो ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में किया जाता है। तो ये चैप्टर था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, जो ये कि फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और आप पढ़ते रहिए और जो है तैयारी करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।